अब इतने सब टॉपिक्स हैं तो लंबा अगर एक एक बताया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 5-5 मिनट एक एक टॉपिक पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पहला ही है उपभोक्तावाद और सतत जीवन शैली की खोज, कंज्यूमरिज्म एंड क्वेस्ट फॉर द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। अब इसका मेन ये जब पूछा हुआ था तो उस समय काफ़ी एक डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा था, वो जो बीटी बैगन को लेकर के और ऐसे ही था, एक दो मैटर था। तो उसी के रेफरेंस में ये पूछ उस समय, क्योंकि बहुत प्रासंगिक मुद्दे थे वे। तो अब उपभोक्तावाद क्या है कि आदमी, देखिए एक बहुत फेमस कोट्स है या कहावत है कि अभी समय जो हो रहा है, पहले क्या था कि ज़रूरतें होती थी तो सामान बनाए जाते थे। इसको कहते थे कि ज़रूरत हुई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, अब आपको उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सामान बनाए जा रहे हैं। लेकिन उपभोक्तावाद ने क्या किया कि सामानें बना करके फिर ज़रूरतें पैदा की। यही इसकी विसंगति है, इसकी डिस्क्रिपेंसीज यही है। इसने क्या किया, सामानों को उत्पादन किया और उसको मार्केट में लाया, फिर बताया कि नहीं, ये आपको महसूस कराया जा रहा है कि नहीं आपको ये ज़रूरत है, जबकि वास्तव में है नहीं। जैसे 2 फ़ोन जिसके पास है, करने वाले तो एक ही फ़ोन से हैं। जैसे दिल्ली की जो टेली डेंसिटी है वो लगभग 2.5 के आसपास है और गांव में 0 पॉइंट से कम ही है। जैसे जैसे आदमी के पास साधन हो रहे हैं, उसके पास डेली की बेसिक एमिनिटीज़ उसकी पूरी हो रही है, तो उपभोक्तावाद की ओर ज़्यादा जा रहा है। तो यही है कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि अब जो ज़रूरत नहीं है उसको भी हम लोग उपभोग कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हम लोग पर्यावरण दोहन कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली जो गैजेट्स हैं या जो भी गैजेट्स हैं उसको लेंगे तो कहीं न कहीं प्रकृति का तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग उसका एक्सप्लॉइटेशन तो कर ही रहे हैं ना। क्योंकि अगर उसको देखा जाए तो जितनी ज़रूरतें आपको नहीं थी फिर भी आपने किया, तो उस ज़रूरतों के निर्माण के लिए जो एनर्जी वेस्ट हुई, जो इक्विपमेंट्स लगे, वो सब प्रकृति का ही तो दोहन करके बने हुए हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग इसका दोहन कर रहे हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और ऐसे ही मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जिसको हम लोग ज़रूरतें नहीं हैं फिर भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और ये एक क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल मतलब है कि ऐसी लाइफ स्टाइल जो कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उसको ऐसी छोड़ के रखें, ताकि कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसके लिए भी एक अच्छा माहौल, जो मिलियू कहते हैं, एक अच्छा मिलियू उसके लिए हम लोग तैयार कर सकें। तो इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आदमी की सतत जीवन शैली नहीं है और हर आदमी कहीं न कहीं डिसग्रंटल लाइफ स्टाइल है उसकी, और ये उपभोक्तावाद का ही परिणाम है। ये जो लाइफ स्टाइल आदमी की बदली हुई है, जो अब विटामिन जैसे B5 है, पहले विटामिन B5 लोगों में बहुत एज में जाके समस्या ही होती थी, उसकी कमी भी, विटामिन B5 की कमी उसको लगभग 35-40 साल के बाद महसूस होता था। विटामिन B5 से क्या होता है कि बाल जो होते हैं सफ़ेद होते हैं, और विटामिन B7 से जो होता है वो बाल उससे झड़ते हैं। अब क्या हुआ, उपभोक्तावाद ने ऐसे हम लोगों को खाद्य पदार्थ दिया, ऐसी चीज़ें दी, अब हम लोग बहुत जल्दी ही विटामिन B5 हमारे शरीर से उसका निकल जा रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ये सब उसी का परिणाम है। अब बहुत जल्दी ही लोगों के बाल देखिए सफ़ेद होने लगे हैं और झड़ने भी लगे हैं। तो B5 और B7 ये सब उसी का परिणाम है। तो ये सब उपभोक्तावाद का ही परिणाम है। या आप देखिए, उपभोक्तावाद का परिणाम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे बीवरेज मिलते हैं जो पेय पदार्थ होते हैं। देखिए
कोल्ड ड्रिंक में कई भी उसके कैटेगरीज़ हैं, फिर सब कैटेगरीज़ हैं। मतलब क्या है, अब आपको सामान्य दिखा करके बेचा जा रहा है। तो ये है मोटा मोटा उपभोक्तावाद। इसका मुख्य जो इसका मेन मोटो है कि यहाँ पे उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम यही है कि जो ज़रूरत नहीं है, जो आवश्यकता नहीं है, उनका भी हम लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और उसका परिणाम है कि जब हम लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम है कि हम अपनी सतत जीवन जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है उसको हम लोग वहाँ से उसके साथ हम लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसका हम लोग कहीं न कहीं आगे जा कर के गलत परिणाम देखेंगे। उसका परिणाम क्या है? उपभोक्तावाद का ही परिणाम है। देखिए जो बहुत सारे आइसलैंड्स हैं वो डूब जा रहे हैं, वो सब उसी का परिणाम है। जैसे कि देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, ये एक जो है अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो छोटा आइसलैंड है वो अब डूबने के कगार पे है। उपभोक्तावाद का ही परिणाम है कि जकार्ता को अपनी इंडोनेशिया को अपनी राजधानी परिवर्तित करना पड़ा। वो सब उपभोक्तावाद का ही परिणाम है। या ऐसे बहुत जगह हैं। भारत की देखो उपभोक्तावाद का ही परिणाम है। भारत में जो बेंगलुरु आज सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस से फेस कर रहा है, और भारत के बहुत सारे सिटीज़ हैं आने वाले समय में वहाँ वाटर क्राइसिस होने वाली है। जो इसीलिए नेक्स्ट जो वार होगा वो जल के लिए होने वाले, यानी नेक्स्ट वार होगा ऑन वाटर पर, तो या फॉर वाटर के लिए। तो ये सब उसी का परिणाम है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब इसी का मल्टी रेफरेंस में यूज करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मूल्यांकन इससे होता है कि वह शक्ति के साथ क्या क्या करता है। द मेजर ऑफ अ मैन इज़ व्हाट ही डज विद पावर। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ये शायद है गांधी का कोट्स का, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति का मूल्यांकन इससे होता है। और ये इसी में है कि जैसे ये इस रेफरेंस में पूछ रहा है कि अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो आप जो सोचते हैं शायद वो इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। या जब आदमी एक कहते हैं असहाय होता है, बेचारा जिसे हम लोग कहते हैं, जब उस वाली भाव उसमें होती हैं तो वो देखिए लोगों को अच्छे से ट्रीट करता है। आप देखते होंगे जैसे सब्जी वाला है, मान लीजिए, वो जब जान रहा है कि मेरी अभी स्टेटस ये है, हम किसी के साथ आर्गूमेंट कर नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत वो शालीनता से बोलेगा वही सब्जी वाला। लेकिन वही सब्जी वाला अगर एक दिन वहीं पर होटल वो खुद का बना लेता है तो उसकी देखिए बोलने की स्टाइल, उसका जेस्चर, उसके सब टोटल बदल जाएंगे। क्या है कि उसके साथ अब थोड़ी सी पैसे आ गए और थोड़ा सा पावर भी। पावर डिफरेंस ये है कि भाई लोग उसको जानने लगे, उसका थोड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसके पास थोड़ा अप्रोच ज़्यादा हो गया लोगों का। ये जो एक क्वेश्चन पूछने का इसका मेन इशू ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पावर नहीं है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं सिविल की, आप अधिकारी बनेंगे। अब आप उस जो आपको अधिकार मिला है उसके साथ लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छे सेंस में करते हैं या बुरे सेंस में। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिटलर का। हिटलर बहुत प्रताड़ित हुआ था अपने ज़माने में। उसकी जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी उसकी माँ की, यानी जब उसको पैदा होने वाला था, उसके पहले उसको अबॉर्शन करवाने के लिए ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उसका अबॉर्शन नहीं हुआ। बाद में उसके साथ वहाँ के समाजों ने, जैसे यहूदी समाज थे, इस सब के साथ ये लोग थे, क्योंकि जर्मनी में दोनों लोग थे, तो लोग उसके साथ बहुत मतलब टॉर्चर कर रहे थे उसको। मतलब जैसे एक डब्बू टाइप नहीं होता है स्टूडेंट, क्लास में उसके साथ लोग छेड़खानी करते थे और बहुत उस निसहाय था उस समय। लेकिन और जब क्रांति हुई उसके बाद अपने समाज को उसने प्रेरित किया कि हमको बनाइए, तो हुआ। अब उसके पास जैसे पावर आ गया, उसने उसका कितना एक्सप्लॉइटेशन किया है पूरी मानवता के लिए, वो मतलब एक काल बना। क्योंकि यही है कि इसका मतलब ये है पूरा कि अगर आपके पास
पावर है तो उसको पावर सही से यूज करेंगे, तभी उसका आपके लिए भी, आपके समाज के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी और इस पूरी व्यवस्था के लिए इस पूरी व्यवस्था के लिए अच्छा होगा। और अगर उसका मिसट्रीट करते हैं तो वो आपके लिए तो गड़बड़ होगा ही होगा, वो पूरी प्रकृति के लिए भी गड़बड़ होगा। तो उसका ये है। अब मैं छोटे छोटे ये इसके पॉइंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी एक बात करने के तो 1 घंटे हैं, लेकिन उससे कोई अभी उतना है नहीं, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है क्षमा एक उपहार है जो कि आप स्वयं को देते हैं। क्षमा एक उपहार है जो कि आप स्वयं को देते हैं। फॉरगिवनेस इज़ अ गिफ्ट यू गिव टू योर सेल्फ। मतलब ये देखिए, अगर आप उपनिषद शायद ये है बृहदारण्य उपनिषद या केन उपनिषद है, ऐसे कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है उपनिषद का है। उसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि क्षमा उसी को सुहाती है जिसको, वहीं से तो दिनकर ने अपना कविता लिखा है कि क्षमा उसे सुहाती है जो वीर पुरुष हो, कायर को क्या क्षमा आएगी, या ऐसे है ना कविता एक, तो वहीं से उसका भाव वहीं से वो लिए हैं। तो ये उसी का एक कंसेप्ट है कि क्षमा जो है ना, ये उपहार का मतलब है एक तरीके से आपके पास शक्ति है। क्षमा बहुत बड़ी शक्ति होती है, दंड शक्ति नहीं है। अगर हम लोग दंड को मानते हैं तो दंड शक्ति नहीं है, क्षमा ही शक्ति है। क्योंकि अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो शक्ति कैसे है हम बता रहे हैं। जैसे आप किसी को, अगर आपके पास ये परसिस्टेंट है कि आप किसी को क्षमा करते हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी मन स्थिति, अपनी शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना, शारीरिक जो बनावट, उस सब पे आप कंट्रोल कर लिए हैं। यानी ये बहुत बड़ी आत्मनियंत्रण आप में है, आप स्वयं को जीत लिए हैं, तभी आप किसी को क्षमा कर सकते हैं। वरना आप तुरंत उसका रिएक्ट कर जाएंगे। अगर करने लायक हैं तो कर ही जाएंगे, नहीं करने लायक है तो अपने दिमाग में ये डाल लेंगे कि मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके अगेंस्ट काउंटर अटैक में करूँगा नेक्स्ट टाइम, या जब मैं योग्य हो जाऊंगा इसको काउंटर अटैक करने के लिए। तो ये शक्ति उसी सेंस में है कि ये उपहार है, ये सबके पास नहीं होती है। जैसे हनुमान जी गए थे श्रीलंका यानी लंका, तो चाहते तो वही सब कर देते, रावण को भी मार सकते थे, वो भी, उनके पास इतनी शक्ति थी, लेकिन वो पूरा क्षमा करते गए, पूरा क्षमा किए, और उन्होंने जिस कार्य के लिए राम का जन्म हुआ था उनको दिए वो। और बाद में परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग ये है कि अगर आप राम को पूजना चाहते हैं, राम से कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको पहले हनुमान को खुश करना होगा। यही क्षमा शक्ति कृष्ण के दे रहे थे, जो 100 बार क्षमा किए थे। दुर्योधन वो कौन था जिसका वध हो किए थे, 100वीं गलती पे उसको मार दिए थे। तो मतलब एक टाइम लिमिट के बाद एक आपका ये गलती क्षम्य नहीं होती है। तो कृष्ण के पास कितने क्षमा था, कितना उनके साथ वो गलत कर रहे थे, लेकिन वो 100वीं गलती पे उनको मारे थे। तो ये एक उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। और क्षमा जो होती है ना, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, वो वही कर सकता है जो धीर हो, गंभीर हो, धैर्य हो, पेशेंस हो, उसको वही क्षमा कर सकता है। नॉर्मल आदमी कभी क्षमा नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान का ही लीजिए, हर बात को लेकर पाकिस्तान बोलता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, भारत को नस्तनाबूद कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन भारत कभी नहीं बोलता है, क्योंकि भारत को पता है कि भारत जिस दिन चाहेगा तो पाकिस्तान को मिटा देगा। भारत के पास है लेकिन बोलेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास शक्ति है, वो उसको पता है। लेकिन पाकिस्तान के पास उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए वो बार बार उसको डेटरेंट करने के लिए वो बोलता रहता है कि ताकि हम अपना एक डेटरेंस कायम रखें। ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका को काफ़ी करता है, अमेरिका कुछ नहीं बोलता है। चाहे तो अमेरिका एक ही, उनका परमाणु बम है उनके पास मान लीजिए, फिर भी
चाहे तो अमेरिका उनको बर्बाद कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता, नहीं किया। आप इसका अच्छा परिणाम देखिए कि जापान जो था, जापान उस समय बहुत क्रूर था। 1945 के पहले रसिया को हराया था, चीन को हराया था, भारत की ओर आक्रमण करने के लिए तैयार था। और उसी समय फिर अमेरिका के पास था, लेकिन अमेरिका देखिए न्यूट्रल रहा। बाद वो इन अलायंस के साथ गया था, ब्रिटेन के साथ, लेकिन काफ़ी क्षमा भी कर रहा था। पहली गलती जापान ने ही किया था, वो बम फोड़ा था उसके आइसलैंड पे, तो उसके पास शक्ति थी, क्षमा करने की शक्ति बार बार, लेकिन इतनी जब शक्ति को लिमिट को क्रॉस कर दिया तो क्या हुआ, 45 में 2 बम गिरे और सरेंडर कर दिए। तो ये शक्ति होती है, ये हर देश हो या मनुष्य हो या कोई छोटे जानवर हो, बड़े जानवर हो, सबके पास। हाथी देखिए, हाथी के पास बहुत शक्ति होती है, इसलिए झूमता हुआ चलता रहता है जंगल में। उसको पता है कि मुझे, उस क्षमा सबको करता है। छोटे कीड़े मकोड़े, ऐसे छोटे जानवर उसको काटते पीटते हैं, कुछ नहीं करता। लेकिन आप एक वो छोटे कुत्ते को देखिए, भेड़िए को देखो, बिल्ली को देखिए, ऐसे वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। वो मानवीय प्रवृत्ति भी है और ये अमानवीय भी, दोनों तरीके से लोगों के लिए लागू है। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है, और क्षमा एक गुण है, एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक उपहार है। ये सबको नहीं मिलता है, उपहार सबको नहीं मिलता है, ये एक सम्मान है, ये सबको नहीं, ये आप स्वयं को देते हैं। और जब आप किसी को क्षमा करते हैं, क्षमा तो वही कर सकता है। एक चूहा, जैसे एक चूहा है, ये उपनिषद का ही शायद ये है कि एक चूहा है, चूहा बार बार जाके काटता था किसको, शेर को। चूहा जाके उसके कान पे काटता था, शेर देखता था, क्षमा करता था। फिर एक बार शेर ने क्या किया, उसको अपने पंजे में से पकड़ लिया, और जब शेर ने अपने पंजे में उसको पकड़ लिया, और लेकिन बाद में उसको, उस चूहे को काफ़ी ग्लानि हुई, फिर उसने छोड़ दिया। तो वो कहानी वही ये बताती है कि चाहता तो शेर मार भी सकता था, लेकिन मारा नहीं, उसने छोड़ दिया, क्योंकि शेर के पास शक्ति है। शेर जानता है कि मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसके क्षमा के गुण के ही कारण उसको राजा कहा जाता है। तो ये हो गया एक नेक्स्ट। फिर अगला है शांति बलपूर्वक स्थापित नहीं की जा सकती है, इसे केवल समझ के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। ये सब देखिए, ये सब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सीधा सीधा आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि सब चीज़ पावर से ही संभव है? तो ऐसा नहीं है। अगर पावर से सब कुछ संभव होता, पुलिस बल से, प्रशासन से ही संभव होता है तो कंट्रोल कर लिए जाते हैं, तब कभी आज तक दंगा नहीं होता। आप देखते होंगे उन जगहों पे ज़्यादा दंगे होते हैं जहाँ समाज असभ्य है, उन जगहों पे दंगे कम होते हैं जहाँ समाज सभ्य है। उसका सीधा कारण यही है। ब्रिटेन में आपको दंगे, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, इन सब में आपको दंगे नहीं मिलेंगे। दंगे कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, लेसोथो, इन सब जगहों पे। कुछ भारत के ही सेंस में देखिए, जिन समाजों में इलिटरेसी या समाज या इस तरह की चीज़ें नहीं है, वहाँ ज़्यादा दंगे होते हैं। मुसलमानों में ज़्यादा दंगे क्यों होते हैं? मुसलमान जहाँ ज़्यादा होते हैं, क्यों? कारण क्या है कि एक तो उनकी समाज की व्यवस्था ऐसी है, उनके खान पान, रहन सहन, उनकी वेशभूषा और कुछ धार्मिक उनकी क्रियाकलाप हैं, वहाँ दंगे ज़्यादा होंगे। तो ये सीधे यही है कि ये आपकी समझ के आधार से ही, और समझ कब आएगी? जब आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, फैक्ट के साथ गो थ्रू होंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, जब विचार करेंगे, ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाएगी, तो आप क्षमा कर देंगे। तो ये है। ये 4 हो गया। और अब नेक्स्ट वाला ये है कि महिलाओं ने आधा आसमान संभाल रखा है। वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। ये पूरी व्यवस्था ही, ये जो नेक्स्ट ये सेक्शन वाला है, ये पूरा ये कहना चाहता है कि जो
समाज, जो व्यक्ति या जो संस्थाएं उनको लगता है कि सब चीज़ पुरुष प्रधान है या पुरुष ही कर सकते हैं, उनको दिमाग खोलने के लिए ऐसी बातों को बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है सब चीज़ें पुरुषों से ही संभव है तो ऐसा नहीं है। उसमें स्त्रियों यानी महिलाओं की भागीदारी होना आवश्यक है। अगर सही कोलैबोरेशन चाहते हैं, उसका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो महिलाओं ने आधा संभाला हुआ है। उसका एग्जाम्पल कैसे है, आप DRDO, ये जो अभी अग्नि मिसाइल लॉन्च हुई थी, करिघल यहीं तो लखनऊ की ही तो थी। उन्होंने उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट संभाला था। इसरो में कितनी महिलाएं हैं। अभी ये हाल ही में एक महिला हैं जो कि इसरो की थी, अग्नि 5 मिसाइल की कोई स्वामीनाथन थी। उनको कहा जाता है। और टेसी थॉमस हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो संभाले रखा है। साहित्य के क्षेत्र में देखिए महिलाओं ने क्या किया है। आज भी चाहे आप देखिए ममता शर्मा हो या जो भी महिलाएं ये सब तरीके के हैं, ये लोग, या पहले की कामायनी की चाहे महादेवी वर्मा हो, ये कामायनी नहीं भाई यामा की महादेवी वर्मा हो, या उसकी सुभद्रा कुमारी चौहान हो, या उसके पहले अगर प्राचीन काल में देखेंगे तो गार्गी घोष और अपाला, ये सब महिलाएं देखिए जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं उन सबको तो इन्होंने ही लिखा है बहुत सारी ऋचाएँ। तो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं ने कितना काम किया है। आज 90% अगर देखा जाए तो क्षेत्र में, ये मेडिकल सेक्टर में तो नर्स ही तो संभाली हुई हैं पूरा हॉस्पिटल। घर पे 90% गाँव में या शहरों में जो खाना बन रहा है महिलाएं ही बना रही हैं। ये महिलाओं का ही सब, ये इन्होंने आधा। या आप संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए, संगीत में कितनी महिलाएं आई हुई हैं। गायिकाएं देखिए, अलका याग्निक हैं, सुनिधि चौहान हैं, या इधर ममता हैं, या रेखा हैं, या हीरोइनों में देखिए एक्टर एक्ट्रेस देखिए, सब संभाले हुए नहीं हैं। फिल्म इंडस्ट्री पूरी संभाली हुई हैं, आधी महिलाएं लगभग। फिल्मी डायरेक्टर देखिए हैं, कोरियोग्राफिंग देखिए कितनी महिलाएं कर रही हैं। तो ये सब आधा पूरा संभाले रखा है। IAS की पोस्ट देखिए, अब तो 90% महिलाएं अच्छे देखिए हर साल लगभग महिला टॉप कर रही हैं आजकल। क्या है इसका कारण है कि जब आप महिलाओं को थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे तो वो भी वही कर सकती हैं जो पुरुषों ने किया है। महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है कि उनको उतना नहीं मिला एक्सपोजर, जिसका वो पीछे रह गई। लेकिन आज सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। और लेकिन एक चीज़ उनको ध्यान ये रखना चाहिए कि कभी भी उनका ज्ञान घमंड में नहीं बदलना चाहिए। चाहे पुरुषों के साथ जो गलत हुआ है वो यही हुआ, पुरुषों का ज्ञान घमंड में बदल गया और महिलाओं का भी हो जाता है। लेकिन ज्ञान जिस दिन घमंड में बदलता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उसका डाउनफॉल उसी दिन में आएगा। इसीलिए हम लोग मातृ सत्तात्मक समाज रहे हैं बहुत से। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ मातृ सत्तात्मक हैं, और वहाँ ऐसी व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था है कि पुरुष जो है महिला के घर पूरी लाइफ जाके रहता है। या आप ये 7 सिस्टर कंट्रीज़ में कुछ महिलाएं हैं, समाज हैं, वहाँ पुरुष जो है वो जामाता बन के रहता है महिला के घर। और या आप छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य जो क्षेत्र हैं, यहाँ देखिए महिलाओं का ये, उसमें पूरा ये है कि महिलाओं का इतना प्रभुत्व रहा है वहाँ उन समाजों में, और अच्छी लाइफ स्टाइल भी जी रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुत्व का मतलब गलत सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में है। तो उन समाजों में वो सब चीज़ें अच्छी हैं। कहने का मतलब है कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। अगर आप उनको एक्सपोजर देंगे, उनको उतना फ्रीडम देंगे करने के, और थोड़ा अपने मेंटल पावर को अगर बड़ा करने का सोचेंगे, और हर बात पे क्यों किस लिए, कहाँ, कौन, क्यों गई, क्यों आई, कितने बजे आई, किससे मिली, क्या है, अगर इस तरह के एक्सपोजर उनको मिलेगा तो वो भी वही कर सकती हैं जो कि और महिलाओं ने किया है। जैसे हम लोग देखिए जब कहते हैं तो सीता राम कहते हैं, न कि राम सीता, क्योंकि हम लोगों को समाज में सम्मान देने की व्यवस्था बहुत दिन से रही है। हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, इसीलिए हम लोग शाक्त हुए थे।
और जो ये पूरी धारणा है इनकी शायद को ये वैदिक में, वो यही है कि इसीलिए हम लोग अल्टीमेट माता को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कारण क्या है कि ये तो 100% मुझे पता है कि हमारी माता ये है, लेकिन आप 100% ये नहीं बता सकते कि आपका पिता कौन है। वो तो माता के बताए हुए से आपको पता चल सकता है कि आपका पिता कौन है, बाकी आप नहीं जान सकते हैं आपका पिता कौन है, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि आपकी माता कौन है। इसीलिए माता को ही पहला वो बताया गया है। तो माता का मतलब ये कहा गया है कि पहली वो टीचर आपकी है, और वो महिलाओं के लिए, ये महिलाओं का एक सम्मान भी बहुत बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप यह भी जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं। द मोर यू नो द मोर यू नो यू डोंट नो। ये तो उनका है शायद सोक्रेटिस का, या शायद उनका है, हाँ सोक्रेटिस का ही है ये। आप जितना जानते हैं आपको धीरे धीरे विद द पैसेज आउट आपको पता चलता है कि आपको कुछ नहीं पता है। एक बार एथेंस में कोई पूछा सोक्रेटिस से कि लोग ये कहते हैं सोक्रेटिस कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं और आपको सब कुछ पता है, लोगों को ये लगता है, आपको ज्ञानी लोग कहते हैं। तो सोक्रेटिस ने कहा कि लोगों को पता है कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझे पता है मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं पता है, इसलिए वो लोग मुझे बुद्धिमान कहते हैं। और उनको नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने को बहुत कुछ जानते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, इसलिए वो मूर्ख हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप गहराई में जानते जाएंगे, आप नम्य होते जाएंगे, आप धीरे धीरे लीनियंट होते जाएंगे, लोगों के प्रति आपकी दयालुता बढ़ती जाएगी। इसीलिए एक जो हम लोग कहते नहीं हैं कि जो बुद्धिमान आदमी होता है, जो समझदार आदमी होता है, वो अपने प्रति ज़्यादा कठोर होता है और दूसरे के प्रति नम्य होता है, यानी लीनियंट होता है। और जो मूर्ख आदमी होते हैं वो दूसरे के प्रति ज़्यादा कठोर होते हैं और अपने प्रति बहुत नम्य होते हैं। ये 100% हर आदमी को पता है। जैसे जैसे आप बड़े बड़े वैज्ञानिक को देखिए, बड़े साइंटिस्ट को देखिए, और जो भी हैं पॉलिटिशियन हैं और जो भी हैं, वो अपने प्रति बहुत कठोर रहते हैं। अपने प्रति कठोर का मतलब उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, वो 3-4 घंटा सोएंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर बुराई भी देखते भी हैं तो उसको इग्नोर करेंगे या समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप मूर्ख व्यक्ति से देखिए तो हर समय वो इसी भाव में रहेगा कि उसने मेरा गलत कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसके यहाँ मैं गया था उसने ये कर दिया, वो कर दिया। इसीलिए एक बहुत फेमस कोट्स का एक मुहावरा है कि मूर्ख आदमी और बुद्धिमान आदमी कैसे होते हैं। तो मूर्ख आदमी की पहचान ये है, कोई ये पूछता है जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो क्या लेकर आओगे, जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो क्या लेकर आओगे, और जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो क्या मुझे खिलाओगे। ये मूर्ख आदमी की पहचान है, लेकिन बुद्धिमान आदमी की ऐसी पहचान नहीं है। तो यही है कि जैसे जैसे आप जानते जाते हैं, ये सोक्रेटिस की देखिए, गांधी को लोग आज बुराई बहुत करते हैं कि ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, लेकिन गांधी को बहुत सारी चीज़ें पता थी, समाज की उस व्यवस्था के वो हिस्सा थे। आज हम लोग वहाँ से एनालिसिस करते हैं कि वो गलत थे या उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। कारण क्या है कि हम लोग को और सारे डायमेंशंस पता हो गए, क्योंकि 40, 50, 60, 70 साल टाइम गुजर गए। अब हम लोगों को और डायमेंशन पता हो गया, तो हम लोगों को लगता है कि यार उस समय उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, जबकि वो अपने ज़माने के बहुत टैलेंटेड आदमी थे।
जितना आज आपको डायमेंशन है उतना उसके पास डायमेंशन नहीं थे। वो उस समाज का हिस्सा थे जहाँ लोग बहुत डिप्लोरेबल कंडीशन जी रहे थे, तो उस हिसाब से उन्होंने बेस्ट किया था। आज यहाँ से 70 साल बाद अब हम ही लोग हैं, अपने पापा या मम्मी को कहेंगे पापा आप ऐसा किए, आपको ऐसा क्यों किया, आपको इतना ही किए क्यों, ऐसा है। जबकि वो उस समाज में उस परिस्थिति में वो वही वो उस टाइम अच्छा था। अब नई जनरेशन हम लोगों को कहेगी कि आप लोगों ने बस इतना ही किया था, जबकि आज वो कठिन है। जैसे हम लोग पेपर ही देखते हैं तो लगता है कि अरे 1980 का पेपर तो बहुत सरल आते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। 1980 का पेपर भी उतना ही कठिन था, क्योंकि लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था चीज़ों को करने का, देखने का। जितने आज आपके पास डायमेंशन है, एट अ फिंगर प्रिक पे आपके हर चीज़ें उपलब्ध है, एक्सेस है सब चीज़ों की। अब आज एनालिसिस करेंगे तो ये उस व्यवस्था का सब हिस्सा होते हैं। अगर जो नहीं, ये समझदार आदमी होगा तो वो नहीं क्रॉस क्वेश्चन करेगा ऐसा, लेकिन बेवकूफ़ होगा वो तुरंत कहेगा कि यार उस समय क्यों ऐसा नहीं किए, ऐसा करना चाहिए था। हम आज के लड़के छोटे छोटे ऐसे कर देते हैं, ये लड़के देखिए क्लास 3 के लड़के ऐसे ऐसी जानकारी रखे हैं, जबकि क्लास 3 वो समाज 10 साल 20 साल वो लड़का आगे है, आगे वाला समाज और आगे होगा। और तो ये है। और